अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इस वक्त तमाम नजरें कराची पर जमी हुई हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स चाहते हैं कि कराची के मसाइल का हल हो। ये बेहतरीन मौका है कि कराची के मसाइल को हल किया जाए। कराची में पानी की फराहमी, निकासी, कराची की सफाई, ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए। कराची को सही मानों में एक मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाया जाए। आर्मी चीफ कराची में है, उन्होंने कराची के मसाइल पर ब्रीफिंग ली। आज उन्होंने कराची के ताजिरों से मुलाकात भी की। इसके अलावा अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ भी कराची में हैं, उन्होंने पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुलाकात की। वज़ीर आज़म इमरान खान जुम्मे को कराची आ रहे हैं। हुकूमत का दावा है कि वज़ीर आज़म कराची के लिए बड़ा पैकेज लेकर आ रहे हैं। वफाकी वज़ीर शेख रशीद समझते हैं कि वज़ीर आज़म बहुत बड़ा पैकेज लेकर कराची आ रहे हैं, जिससे पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ में रंजिशें कम हो सकती हैं। कराची को तमाम स्टेक होल्डर्स इस वक्त तवज्जो दे रहे हैं। क्या कराची के मसाइल हल होंगे? आज आर्मी चीफ के साथ मुलाकात में बिजनेस कम्युनिटी ने क्या मामलात रखे, क्या मामला सामने आए? हमारे साथ ताजिर रहनुमा से आज कासिम तेली और मियां जाहिद हुसैन मौजूद हैं, जो आज मुलाकात में मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तेली साहब, आप महसूस कर रहे हैं, वफाकी सिंध हुकूमत भी दावे कर रहे हैं, आप आर्मी चीफ से भी मिले, एक यकीन दहानी आपको महसूस हो रही है कि हालात बेहतर होंगे यहाँ से? देखिए, मैं हम यकीन दहानी तो कोई खास नहीं है। बात ये है कि हमने सारी बातें इनसे की है, जो कराची का हाल है। इन्होंने खुद भी हेलीकॉप्टर के जरिए पूरा ऊपर से देखा है, जो अभी भी हालात खराब है बहुत सी जगहों पे, जैसे नया नाजमाबाद वगैरह है, डिफेंस के कुछ इलाके हैं। हमने इनको इंफ्रास्ट्रक्चर का बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से खराब था और अब ये बारिशों ने इसको बिल्कुल तबाह कर दिया है। और 7 इंडस्ट्रियल जोन में 26,000 इंडस्ट्रियां हैं। और उधर आप गलियों में चले जाओ, मेन रोड को छोड़ के, या आप शारा फैसल के गलियों में चले जाओ, तो आपको हर जगह पे ये समझ आएगी कि कोई भी आपकी जीप भी नहीं चल सकती। तो इससे हम मेहरबानी ये करें, एनडीएमए को, एफडब्ल्यूओ को सौंपे और कोशिश करें पॉलिटिकल लोगों से मिलके कोई तरीके से फंडिंग करा के हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनवा दें। इन्होंने बिल्कुल ये कहा कि भाई एक कमेटी बनी है फेडरल और प्रोविंशियल की, और हम भी कोशिश कर रहे हैं, इनको बातें कर रहे हैं, और उम्मीद तो है कि कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। तो ये बातें हुई है, बाकी बिजनेस की बातें हुई है, दूसरे मसले मसाइल लोगों ने बताए। हर आदमी ने अपनी अपनी इंडस्ट्रियों की बातें करता रहा है। एफबीआर में क्या होता है, अच्छा बुरा, ये सारी बातें, जो ये पॉलिसीज बनी है वो बातें, ये चल रहा है सिलसिला। मगर एज सच कोई डायरेक्ट कमिटमेंट नहीं है। मगर इन्होंने ये जरूर कहा कि भाई हम भी जहाँ हमारे बस में होता है हम बात करते हैं और कोशिश करते हैं और इनकी सपोर्ट करते हैं। इसलिए हमारा काम है पॉलिटिकल हुकूमतों को सपोर्ट करना, और उनको जो भी हेल्प चाहिए, जैसी भी हेल्प चाहिए, और अगर फौज के हाथ में है या फौज के किसी इदारों के हाथ में है तो वो उसकी सपोर्ट करते हैं। और इस दफा भी इनकी कोशिश यही है कि जो सपोर्ट फौज की चाहिएगी इस मामले में, सिंध हुकूमत को या फेडरल हुकूमत को वो जरूर करेंगे। मियां जाहिद हुसैन साहब, आप बताइएगा, आपका क्या तासुर है मुलाकात के बाद? जी, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से आज हमारी मुलाकात हुई है और फ्राइडे को प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं, और ये बारिश एक बहुत बड़ी तबाही थी जो हम सब ने देखी। 90 ईयर्स का रिकॉर्ड टूटा, मगर साथ ही साथ इदारों की नाअहली का भी रिकॉर्ड टूटा है, और हमने यही चीज बताई है और प्राइम मिनिस्टर को भी बताएंगे, आज आर्मी चीफ को भी यही बात बताई है। और हमें बड़ी तवक्को है कि जिस लेवल पे और जिस अंदाज में इन चीजों को टेकअप किया जा रहा है, हम समझते हैं कि इस तबाही से अब कुछ ना कुछ जिस तरीके से इदारे मतवज्जो हुए हैं, इंशाल्लाह इसका कोई ना कोई अच्छा और मुस्बत नतीजा निकलेगा। और जिस अंदाज में हमें कहा गया है और जो हमें उसमें नजर आया है, बॉडी लैंग्वेज जो नजर आई है, तो हमें उसमें पूरी तवक्को है कि इंशाल्लाह ये काम होगा। सराज कासिम तेली साहब, ज़ाहिर वादे तो बहुत किए गए हैं कराची के अवाम से। वफाकी हुकूमत ने 2 साल में किए, सिंध हुकूमत ने 12 साल में किए। इस दफ़ा आपको लगता है कि जिस किस्म का क्राइसिस आया है उसके बाद कोई उम्मीद है कि इस दफ़ा जो वादे किए जा रहे हैं वो पूरे करेंगी हुकूमतें? उम्मीद पर तो शाहजेब दुनिया कायम है। और मुझे इस दफा लगता है जो कराची का जितना शोर हुआ है, इतना हाल खराब हुआ है, और जितनी बातें हम लोगों ने टीवी पे और हर जगह पे की है, और मीडिया माशाल्लाह शोर कर रहा है, तो ऑब्वियसली काम तो होगा। अब कितना होता है, किस लेवल का होता है, कि और आसानी से होता है, कैसे होता है, ये अभी अब इमरान खान साहब आ रहे हैं फ्राइडे को, और सुना यही है कि वो आके बहुत सारे अनाउंसमेंट करेंगे कराची पैकेज के अलावा, ये सिस्टम का भी, कि कैसे ये सारा काम किया जाएगा।
हमें लगता है इमरान खान के अनाउंसमेंट तक हमें वेट करना चाहिए। जाहिर से साहब, आपको भी लग रहा है कि इस दफ़ा हुकूमतें डिलीवर करती नज़र आएंगी? ये माजी की तरह के वादे नहीं हैं और माजी की तरह खबरें आई, एक्शन ले लिया, ये बारिश का मामला जाएगा फिर नहीं दब जाएगा? जी बिल्कुल, बात यह है कि आपको याद होगा कि हम पहले से ये अपने मुतालबात उनको पेश करते रहे हैं मुख्तलिफ इदारों को, और हम ये कहते रहे हैं कि 2600 अरब रुपए सालाना टैक्स देने वाला जो शहर है, इसको अगर आप पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, पूरा एनवायरनमेंट देंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देंगे, तो हम 4000 अरब रुपए भी टैक्स दे सकते हैं। तो यही चीजें आज हमने उनके गोशगुजार की हैं। उन्होंने कहा कि जी ठीक है, हमने एक जो यानी जो कमेटी बनाई गई है ऑलरेडी, और उस कमेटी में एनडीएमए ने भी जिस तरीके से काम किया है, और उनका यही कहना था कि इंशाल्लाह ये हम काम करेंगे और इसमें आप देखेंगे कि इसमें अच्छे असरात आएंगे, और शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें सड़कें पूरी तबाह हो चुकी हैं, जिसमें सीवरेज मिला पानी आ रहा है, पानी वैसे ही नहीं आ रहा, नापेद है। एक बड़ा कंसर्न जो हमने शो किया है, हमने कहा जी जो इदारे बने हुए हैं ऑलरेडी, बहुत सारे इदारे बने हुए हैं, हर चीज का एक इदारा मौजूद है, मगर उनके कोई रिजल्ट नहीं है, उनमें बिल्कुल ना एली और ना कारकर्दगी सामने नजर आ रही है। चाहे उसमें फंड्स के इश्यूज हों, उनके पास फंड्स नहीं होते, या इख्तियारात नहीं होते, या कैपेसिटी के इश्यूज हैं, तो बहुत सारे इश्यूज तो हैं उसमें। लेकिन हमारा कहना यह है कि आखिर हमने इंडस्ट्री चलानी है, लोगों को रोजगार देना है, शहर और मुल्क की खुशहाली के लिए काम करना है, तो उसके लिए हमें एनवायरनमेंट दिया जाए, उसके लिए हमें एक सिस्टम दिया जाए। तो अब मैं समझता हूं कि ये जो इदारों के सरबराह हैं हमारे, ये भी कहा गया कि जी वो इदारों के सरबराह को हम टेलीफोन करते हैं या उन्हें अपने कंसर्न बताते हैं, वो अवेलेबल नहीं है, वो एक्सेस में नहीं है, वो बात नहीं सुनते। तो ये भी चीजें हैं जो गोशगुजार की गई हैं, और इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर को भी बताएंगे, और हमें यकीन है कि अब चूंकि जिस लेवल पे और जिस अंदाज में जिस कमिटमेंट का इजहार किया जा रहा है, तो होपफुली मैं समझता हूं कि इसमें सिर्फ मेरी राय नहीं है बल्कि सब लोगों की राय यही थी कि इसमें अब कुछ ना कुछ इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। बहुत शुक्रिया, बिजनेस कम्युनिटी की राय आपने सुनी। हमारे साथ वज़ीर बल्दियात सिंध, वज़ीर इत्तलाफ सिंध नासिर हुसैन शाह साहब मौजूद हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया। शाह साहब, 12 साल हो गए आपकी हुकूमत को, कराची के अवाम को जो आपने वादे किए, जो उम्मीदें दिलाई थी, पूरी नहीं की। अब क्राइसिस आया, कराची के अवाम को फिर उम्मीद दिलाई जा रही है। आर्मी चीफ कराची में आए हैं, वज़ीर आज़म जुम्मे को आ रहे हैं, कहा जा रहा है बड़ा पैकेज होगा, उन्होंने प्रपोजल आपको पहले ही भेजा है। बिजनेस कम्युनिटी पॉजिटिव है, कराची के अवाम भी उम्मीद करें कि इस दफ़ा माजी के बरक्स आप लोग डिलीवर करेंगे, वफाकी और सिंध हुकूमत दोनों भी मिलकर डिलीवर करेंगे कराची के लिए। देखें, इस दफ़ा अगर सब लोग एक पेज पे हैं और जिसमें हम बड़ी फ़िराख़दिली से सबको वेलकम भी करते हैं, सबके साथ मिलकर काम भी करना चाहते हैं, और ये जो कोऑर्डिनेशन और फैसिलिटेशन कमेटी बनी है, इसकी हमारी कई दफ़ा मीटिंग्स भी हुई हैं, जिसमें काफ़ी चीज़ों को हतमी शक्ल भी दे दी गई है, और वही ब्रीफिंग ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर साहब को दी गई होगी, और ज़रूर आर्मी चीफ साहब को भी वही ब्रीफिंग दी गई होगी। तो अब उस पर इंशाल्लाह अमल करेंगे। इशू ये आ जाता है शाहज़ेब भाई कि जब भी काम करने की तरफ जाते हैं, मुख्तलिफ अगर फेडरल गवर्नमेंट एक पेज पे नहीं है तो वो आ जाती है आड़े कहीं पे। जिस तरह इस दफ़ा और एक और चीज़ भी बड़ी खुशाइन है कि चीफ जस्टिस साहब ने नोटिस लिया हुआ है, इसलिए लोअर कोर्ट से स्टे भी नहीं आएंगे, तो वो भी एक इसमें हमें मुस्तफ़ीद है ये पूरा सिलसिला। तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह काम होगा, हमारी नीयत भी ठीक है, और हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की भी खुसूसी हिदायत है कि ये काम होने चाहिए और बेहतरी आनी चाहिए। शाह साहब, आपके बहुत सारे ऐसे वादे हैं जिसमें ना अदालतें बीच में आई हैं, ना फेडरल गवर्नमेंट बीच में आई है, मगर आपने नहीं पूरे किए। अब कम से कम आप ये यकीन दहानी करा रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कराची का बेहतर हो जाएगा, कराची की सड़कें बेहतर हो जाएंगी, कराची को ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मिल जाएगा। आपने बहुत दफ़ा बसों के वादे किए, नहीं आए। पेशावर को BRT मिल गई, कराची को 1122 टाइप एक एम्बुलेंस सर्विस मिल जाएगी, आप लोगों ने बिल मंजूर कर लिया, वादा किया, वो भी नहीं हो सका। कराची के अवाम को पानी मिल जाएगा, आपने 12 वादा किया, वो भी नहीं मिला। ये मसाइल हल हो जाएंगे कराची के अब? जी इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि आपको बिल्कुल वाज़े फ़र्क नज़र आएगा बेहतरी की तरफ। प्लान हमारे वैसे भी जिस तरह आपने ट्रांसपोर्ट की बात की उसमें भी हैं, और जो एशियन और वर्ल्ड बैंक के साथ हमारी पूरा तैयार है रेड लाइन का प्रोजेक्ट, और वो इंशाल्लाह इसी साल उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। इसी तरह और प्रोजेक्ट भी हैं, हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं
वो भी बसेस की बात कर रहे हैं। और ज़ाहिर है ग्रीन लाइन के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी वायदा किया है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कई सालों से सिंध गवर्नमेंट पर इल्ज़ाम लगता था कि वो जी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है ग्रीन लाइन का, लेकिन ये बसेस नहीं ला रहे। 2 साल पहले उन्होंने कहा था वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी कंप्लीट करेंगे, बसेस भी लाएंगे, तो उसमें भी काफ़ी पेशरफ्त है और इंशाल्लाह वो भी शुरू हो जाएगा। मतलब मगर आपने अपनी जो बसों के वादे किए थे वो भी नहीं पूरे किए। पानी और दीगर मामलात का भी बता दें कि कोई प्लान है, उम्मीद लगाएं तो प्लान के साथ लगाएं। क्या आपके पास है कोई प्लान? पानी के लिए भी सब लोग काम कर रहे हैं। हमने K4 के साथ साथ और भी जो है ऑप्शंस रखे हैं ताकि बेहतरी लाई जाए पानी की यहाँ पे पहुँचाने की। फिर ट्रीट करके ट्रीटेड पानी जो है वो इंडस्ट्री को दिया जाए और वहाँ से जो पानी बचता है वो भी पीने के लिए इस्तेमाल हो। हब वाले जो हमारा सोर्स है हब रिवर से, वो भी 100% पानी यहाँ पे यूटिलाइज नहीं होता, 40% से ज़्यादा रास्ते में ही उसका ज़ाया हो जाता है। तो उसको भी प्रॉपर तरीका रखा है कि वो भी 100% ही हम यहाँ पे लाएं और लोगों को पीने के लिए वो दस्तयाब हो। और भी इश्यूज़ हैं जिन पर काम हो रहा है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बेहतरी आएगी और इन तमाम चीज़ों में इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी इंशाल्लाह। पहला सिग्नल ये होगा कि आप लोग कितने संजीदा हैं कि वज़ीर आज़म की और चीफ मिनिस्टर की मुलाकात हो। चीफ मिनिस्टर कहते हैं मिलते नहीं है, वो आते हैं कराची, वो कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर रिसीव नहीं करने आते। इस दफ़ा मुलाकात है जब वो जुम्मे को आ रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त तक ऑफिशियली तो इतला नहीं है, लेकिन ज़रूर होगी। हमें उम्मीद है कि ये मुलाकात होगी। और एक जो ये जहन में आती है बात हमेशा सबके कि जब भी प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं और चीफ मिनिस्टर साहब उनको रिसीव करने नहीं जाते, उनके प्रोग्रामों में नहीं जाते। असल इशू ये है कि जब वो ऑफिशियली आते हैं और इत्तला होती है चीफ मिनिस्टर साहब को, तो वो बिल्कुल उनको रिसीव भी करते हैं। अगर किसी प्रोग्राम में इनवाइट करते हैं तो उसमें भी वो जाते हैं। ये इखलाकी भी हमारा फ़र्ज़ है कि वो यहाँ पे आते हैं और कानूनी तौर पर भी प्राइम मिनिस्टर हैं तो चीफ मिनिस्टर साहब को जाना है। वज़ीर आज़म को यहाँ आ रहे हैं, मिलना चाहिए, मगर जुम्मे को ऑफिशियल है, पता भी है आपको, वज़ीर आला जाएंगे उन्हें रिसीव करने? जी मुझे पूरा यकीन है कि वो हमें इत्तला देंगे, क्योंकि देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब का एक प्रोटोकॉल होता है और वो उनका एक शेड्यूल निकलता है जिसकी कॉपी चीफ मिनिस्टर को दी जाती है कि अगर वो ऑफिशियली आ रहे हैं तो फिर चीफ मिनिस्टर साहब उनको ज़रूर रिसीव भी करेंगे। और जो वो मीटिंग होगी हमें तो ज़ाहिर है यकीनन इस दफ़ा की मीटिंग में चीफ मिनिस्टर साहब को ज़रूर बुलाया जाएगा। और जो हमारे दीगर वफाकी वुज़रा साहिबान जो हमारी कोऑर्डिनेशन और फैसिलिटेशन कमेटी में हैं वो भी होंगे और यहाँ की भी जो टीम है वो भी उसमें होगी। बहुत शुक्रिया सैयद नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। कराची के अवाम में उम्मीद पैदा हो रही है, तो उम्मीद करते हैं कि मामला सियासत की एक दफ़ा फिर नज़र नहीं हो जाएगा, ये सियासी नारे नहीं होंगे, कराची के अवाम के लिए डिलीवर किया जाएगा। दूसरी तरफ कराची के बाद बारिशों ने खैबर पख्तूनख्वा में भी तबाही मचा दी है। सूबे भर में बारिशों के बाद दरियाओं और नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल है। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक सूबे में सैलाबी रेलों से कई राब्ता पुल बह गए हैं, दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। मुसलसल बारिश, लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी रेलों की वजह से मकानात और होटलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। मुख्तलिफ हादसात में अब तक 23 जानें चली गई हैं। हज़ारा डिवीजन में बारिश और लैंडस्लाइडिंग से दर्जनों मकानात और 1 दर्जन से ज़्यादा माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट्स तबाह हो गए हैं, जबकि मालाकंड डिवीजन में मुसलसल बारिश और लैंडस्लाइडिंग की वजह से सवात के मुख्तलिफ इलाकों में दरिया की लहरें बेकाबू हो गई हैं। सिर्फ सवात में सैलाब में बहकर 5 अफराद दम तोड़ गए। मालाकंड डिवीजन में तबाही के बाद दरियाए सवात का रेला 4 सद्दा और 9 शहरा से गुजर रहा है। इंतजामिया ने वादी कलाम से 500 सयाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है, जिसके बाद कुछ सयाह अपने घरों को वापस जा रहे हैं और कुछ मेगोरा के होटलों में मुंतकिल हो गए। इस वक्त सवात में क्या सूरत हाल है, सैलाबी रेलों से क्या नुकसानात हुए, हुकूमत क्या कर रही है, तो हम एक ब्रेक शामिल करते हैं। उसके बाद बात करेंगे नवाज शरीफ की सियासत का मुस्तकबिल क्या है, क्या वो अदालती हुक्म के तहत वापस आ रहे हैं। एक ब्रेक के बाद नवाज शरीफ का सियासी इम्तिहान शुरू हो चुका है। आने वाला हफ्ता मुल्की सियासत के लिए अहमियत इख्तियार कर गया है। ये 7 दिन नून लीग की सियासी सिमत का तयन करेंगे, क्योंकि अगले हफ्ते नवाज शरीफ को खुद को पाकिस्तानी हुक्काम के हवाले करना होगा, वरना अदालत नवाज शरीफ और उनके श्योरिटी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। सिर्फ यही नहीं, नवाज शरीफ ने अगर 7 दिन के अंदर सरेंडर नहीं किया तो उन्हें 3 साल की मजीद सजा के साथ मफरूर करार दिया जा सकता है।
जो नून लीग के लिए और उसकी सियासत के लिए एक बहुत बड़ा धचका साबित हो सकता है। हुकूमत चाहती है कि नवाज शरीफ वापस आएं और एहतसाब का सामना करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सदारत में आज होने वाले हुकूमती तर्जुमानों के इजलास में भी नवाज शरीफ की वतन वापसी पर बात हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी। हुकूमत एहतसाब के मंशूर पर समझौता नहीं करेगी। इजलास में नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुताल्लिक हुकूमती इक़दामात पर भी ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वज़रा का ख्याल है कि नवाज शरीफ को अगर अपनी सियासत बचानी है तो उन्हें वापस आना होगा, जबकि नून लीग का ख्याल है कि नवाज शरीफ इलाज करके ही वापस आएंगे और अदालत को भी इस बात पर मुतमईन कर दिया जाएगा। लेकिन क्या अदालती फैसले के बाद नवाज शरीफ के पास सियासी सर्वाइवल के लिए सरेंडर करने के अलावा कोई ऑप्शन बचा है? सियासी तौर पर क्या उनके लिए बेहतर होगा और कहाँ मामला जा रहे हैं? हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी और तज़कियाकार सुहेल वड़ाई साहब, मुजीबुर रहमान शामी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शामी साहब, शेख रशीद साहब ने कहा कि सियासी सर्वाइवल के लिए बड़ा ज़रूरी है वरना वो मफरूर करार दे दिए जाएंगे। आप क्या समझते हैं? देखिए, नवाज शरीफ साहब का बयानिया ये है कि उनकी तबीयत ख़राब है, इस वजह से उनको यहाँ के मेडिकल बोर्ड ने, जो पंजाब हुकूमत का मेडिकल बोर्ड था, रिकमेंड किया कि बैरून मुल्क इलाज होना चाहिए। फिर बाकायदा अदालत आलिया से इजाज़त लेकर वो लंदन गए हैं और वहाँ वो ज़ेरे इलाज हैं। उनका बयानिया ये नहीं है कि मैं पाकिस्तान वापस नहीं आऊँगा। उनका एलामिया ये है या बयानिया ये है कि वो वहाँ उनका इलाज किया जा रहा है, वो डॉक्टरों के ज़ेरे निगरानी वो उनकी सेहत जो है उसका जायज़ा लिया जा रहा है और उनको अद्वियात दी जा रही हैं और उन्होंने कुछ प्रोसीजर उनके करने हैं। तो जब तक वो बात मुकम्मल नहीं होती उस वक्त तक आप ये कैसे कह सकेंगे कि नवाज शरीफ साहब मफरूर हैं और यहाँ वो आना नहीं चाहते। बल्कि अगर वो आने का फैसला करें तो इसका मतलब है अपनी जो पहले से कही गई बातें हैं उनकी वो तरदीद कर देंगे, उनका अपना बयानिया गलत हो जाएगा। गोया वो बीमार नहीं थे, बहाना बना रहे थे, इसलिए वापस आ गए हैं। तो मैं नहीं समझता कि अभी वो मरहला आ गया है कि उनका सियासी कैरियर जो है वो स्टेक पे लग गया है या उनकी शख्सियत शदीद तरीन मजरूह हो जाएगी इस बात से अगर वो वापस आने का फैसला नहीं करते। सब वो क्रिटिकल थे इसलिए गए थे। अब अगर क्रिटिकल नहीं है तो उन्हें अदालत के सामने क्या नहीं आना चाहिए जिन अदालतों ने उन्हें रिलीफ दिया? और अगर उनकी तबीयत ख़राब है हो तो फिर अदालत से कहें कि उन्हें रिलीफ दिया जाए। और अगर वो नहीं आते तो शहबाज शरीफ या APC रहबर कमेटीज़ के जरिए कोई मूवमेंट बना सकते हैं अगर शहबाज शरीफ लीड कर रहे होंगे और नवाज शरीफ नहीं आ रहे होंगे और मफरूर करार दे दिया जाए? देखिए, अगर उनकी आशीर्वाद हासिल होगी और वो भी उसके साथ शरीक होंगे, दामे दरमे कदमे ना सही सुखने सही, तो फिर उसका तासुर और होगा। और अगर उनको नज़रअंदाज करके या उनकी हदायत को फरामोश करके या उनके अल्लाह रहम को काम किया जाएगा तो फिर मामला कुछ मुख्तलिफ होगा। देखिए, इस वक्त ना तो नवाज शरीफ की कानूनी लड़ाई ख़त्म हुई है ना आने के हवाले से, और ना उनकी सियासी जो सूरत हाल है उसमें कोई तब्दीली वाक़ हुई है। और ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ है, मैंने तो कई वकीलों से पूछा है और जहाँ तक कानून की मेरी शुद्ध है, नवाज शरीफ साहब का कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद होना ज़रूरी नहीं है अपील की समाअत के दौरान। ये मुकदमा जब ट्रायल हो रहा होता है उस वक्त मुल्ज़म का हाज़िर होना ज़रूरी होता है। अब तो उनके बगैर भी उनकी अपील सुनी जा सकती है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने भी जब शवाहिद पेश होंगे और उनके डॉक्टर जो लंदन में हैं उनके सर्टिफिकेट आएंगे तो फिर उसके ये फैसला करना आसान नहीं होगा कि आप उन सर्टिफिकेट्स को रद्द कर दें और ये उनके अलग ये कहें कि आपको हर कीमत पे यहाँ आना है। फिर तो उनके जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर यहाँ आकर भी उनकी जान जो है उसको ख़तरा लाक नहीं होता फिर उनको भेजने की क्या ज़रूरत थी। तो मेरा ख्याल अभी आप ये जो लड़ाई है या ये जो कशमकश है ये अभी जारी है, इसका नुक्ता इख्तिताम नहीं आया, कानून की अदालत में भी और अवाम की अदालत में भी। भाई साहब, आप क्या समझते हैं जिन अदालतों ने रिलीफ दिया वही अदालतें अगर उन्हें मफरूर करार दे दें और वो ना आएँ और ना आने के साथ साथ वो खामोश भी रहें, डॉक्टर ने पाकिस्तान आने से अगर मना किया है, बोलने से तो नहीं मना किया, तो आपको नहीं लगता नुकसान होगा? वो खामोश भी हैं, पाकिस्तान भी नहीं आ रहे?
जी होगा। मेरा ख्याल है कि ये खला ज़्यादा देर बरकरार नहीं रह सकता, और ख़ुद मुझे अंदाज़ा है कि मुस्लिम लीग नून को और मियां नवाज़ शरीफ को ख़ुद भी अंदाज़ा है, वो ख़ुद सियासत को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और वो कुछ ना कुछ इसका हल निकालेंगे, या आने का, और अगर आए ना तो बोलने का। मेरा ख्याल है कि वो बोलने का जो ऑप्शन है उसको इस्तेमाल करेंगे। सर, अगर नहीं आते और आप कह रहे हैं बोलने का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं, तो शहबाज शरीफ एपीसी और रहबर कमेटी से कोई एक मूवमेंट बना सकते हैं जो शहबाज शरीफ का तर्ज सियासत है? क्योंकि मरीम नवाज अब जब बात करती हैं, जब मीडिया से उन्होंने बात की है, उससे नज़र आ रहा है कि वो पार्टी का जो लाए अमल है उससे मुत्तफिक नहीं है, अपने चचा के खिलाफ बात नहीं करती, लेकिन उससे मुतमईन या अग्री करती भी नहीं नज़र आती। जी डेफिनेटली उनके ख़यालात बाग़ियाना है, उनका वो उसी बयानिए पे खड़ी हैं जिस बयानिए पे जब गवर्नमेंट ख़त्म हुई थी और जो नवाज़ शरीफ ने बयानिया शुरू किया था। मेरा ख़्याल है कि उनका मियां शहबाज शरीफ साहब का जो मुफाहमाना बयानिया है उससे इख्तलाफ है, लेकिन अब देखना ये होगा कि मियां नवाज़ शरीफ कहाँ खड़े हैं। अगर तो वो मुफाहमाना बयानिए की सपोर्ट करते हैं तो ज़ाहिर है फिर मरीम सिर्फ एक आउटस्पोकन लीडर रह जाएंगी, लेकिन अगर वो मरीम की सपोर्ट करते हैं तो फिर पार्टी का बयानिया भी लाजमन वही हो जाएगा जो मियां नवाज़ शरीफ का बयानिया है। और मुझे लगता है कि पार्टी विद द पैसेज ऑफ टाइम दोबारा से मियां नवाज़ शरीफ के पुराने बयानिए की तरफ जाएंगी, क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें कि कोई डील भी थी, अगर मियां नवाज़ शरीफ का बाहर जाना और बाहर जाकर खामोश रहना अगर डील भी है, तो सवाल ये है कि अब उसका एक बड़ा माकूल बहाना है उस डील को ख़त्म करने का कि भाई ये ख़ुद इन्होंने मुझे बुलाने की कोशिश की है, मेरे ख़िलाफ़ बयानात दे रहे हैं, तो अब मैं बोल सकता हूँ। तो मेरा ख़्याल है कि मियां नवाज़ शरीफ अब बोलेंगे। और दूसरी जो मरीम शहबाज शरीफ अचानक मुतहरक हुई हैं, मुझे लगता है कि उसका भी ताल्लुक़ इसी से है। और ज़ाहिर है मरीम नवाज़ हर रोज़ डेली बेसिस पर जो है वो मियां नवाज़ शरीफ से बात करती हैं, उनकी तकरीरें हों या उनका कोई एक्शन हो। मेरा ख़्याल है कि इसकी 100% इजाज़त जो है वो ली जाती है मियां नवाज़ शरीफ से। और जहाँ तक मियां शहबाज शरीफ है, उनका जो तहर्रुक है उसके पीछे भी लगता है मियां नवाज़ शरीफ की एडवाइस है। उन्होंने एडवाइस की है कि अब आप मुतहर्रिक हों और आप कुछ ना कुछ करें। मतलब और हुकूमत के लिए ये विन विन है, या कौन सा सिनेरियो ज़्यादा सूट करता है कि नवाज़ शरीफ वापस ना आएँ, मुल्क से बाहर रहें और बेशक बात कर लें, या नवाज़ शरीफ साहब वापस आ जाएं? हुकूमत के लिए क्या सिचुएशन ज़्यादा बेहतर है? मेरा तो ख्याल है हुकूमत ने ये पंगा लिया है। हुकूमत को सूट ये करता था कि मियां नवाज़ शरीफ वहाँ रहें, ये और हुकूमत पाकिस्तान जो है हल्के हल्के सुरों में मियां नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ और उनकी बीमारी ना होने के बारे में बयानात देती रहे और उनके बयानिए को हल्का हल्का अटैक करता ही रहे। लेकिन जब इन्होंने फुल अटैक किया है और ज़ाहिर है कि मियां नवाज़ शरीफ वापस आते हैं तो वो इनके लिए एक बहुत बड़ा मसला है। मियां नवाज़ शरीफ के लिए तो होगा कि उनकी बीमारी है या उनको तकलीफ़ होगी, लेकिन ये हुकूमत कहाँ उनको जेल में रख सकेगी। आपने पिछली दफ़ा देखा कि उनको खांसी भी होगी तो हुकूमत जो है वो अलर्ट हो जाएगी, और अगर खुदा न खास्ता एक हार्ट अटैक का मरीज़ है, उन्हें शुगर है, उन्हें ब्लड प्रेशर है, उन्हें प्लेटलेट्स का मामला है, अभी तो वो घर बेड पे लेटे हैं, कल जब जेल में होंगे कोई चीज़ ऊपर नीचे हो गई तो फिर हुकूमत क्या करेगी, फिर हुकूमत क्या जवाब देगी, वही फिर मामला दोबारा से दोहराया जाएगा। तो अब मेरा ये ख्याल है कि अगर वो वापस आते हैं तो हुकूमत के लिए मुश्किल है, अगर वहाँ खामोश रहते हैं तो नवाज़ शरीफ के लिए मुश्किल है। तो बेहतर है कि नवाज़ शरीफ वहाँ से बोलना शुरू कर दें और हुकूमत जो है ये यहाँ बैठे बैठे अटैक करे, कोई ऐसी कोशिश ना करे जिससे उनको वो वाकई आ जाएँ और हुकूमत मुश्किल में पड़ जाए। बहुत शुक्रिया शाबी साहब बड़ाई साहब का तज़िया आपने सुना। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक और अहम खबर इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। भारत को इस वक्त 3 खतरात का सामना है। एक तरफ चीन के साथ सरहदी कशीदगी बढ़ रही है, दूसरी तरफ कोरोना वायरस काबू से बाहर हो गया है और तीसरी तरफ भारतीय मईशत बदतरीन बहरान का शिकार हो गई है। सबसे पहले बात करेंगे भारत और चीन के दरमियान कशीदगी की। दो न्यूक्लियर पावर्स एक दूसरे के आमने सामने हैं और आलमी मीडिया ये खदशा जाहिर कर रहा है कि कोई भी तसादुम तबाहकुन साबित हो सकता है। अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा माइक पोम्पियो ने यह उम्मीद जाहिर की है कि भारत और चीन सरहदी तनाज़े का पुरअमन हल तलाश करेंगे। साथ ही उन्होंने चीन के पड़ोसी ममालिक के साथ तनाज़ों पर भी तनकीद की है।
इस वक्त भारत और चीन एक दूसरे पर सरहद की खिलाफवर्जी करने और उनकी कोशिशों को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगा रहे हैं। भारतीय वजारत दिफा ने दावा किया है कि चीन ने लद्दाख की झील के जनूबी किनारे पर सरहदी सूरत हाल को कशीदा बनाने की कोशिश की है। इसी झील के शुमाली किनारे पर 15 जून को पहले भी दोनों ममालिक की फौजों में झड़प हुई थी, मगर अब इसी इलाके में एक और तनाज़े ने जन्म ले लिया है। भारतीय हुकाम के मुताबिक 29 और 30 अगस्त की रात को 500 चीनी फौजियों ने सरहदी हुदूद की खिलाफवर्जी की, जिसको भारत ने नाकाम बना दिया। दूसरी जानिब चीनी फौज ने दावा किया है कि भारतीय फौजियों ने गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर की, जिस पर चीन ने अपनी इलाकाई सालमियत का दिफा करते हुए जवाबी इक़दाम किए। इस हवाले से भारत में कायम चीनी सिफारत खाने ने सख्त बयान जारी किया और मौक़िफ़ अख्तियार किया कि भारतीय फौजियों ने गैर कानूनी तौर पर सरहद की खिलाफ वर्जी की है। भारत के इस कदम से सरहद पर अमन व अमान को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। चीन ने कभी भी जंग को हवा नहीं दी है और ना किसी की जमीन पर काबिज हुआ है। चीनी सिफारत खाने ने अपने बयान में मजीद कहा कि चीन के फौजी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सख्ती से पाबंदी करते हैं और कभी भी ये लाइन पार नहीं करते हैं। चीन ने भारत से कहा है कि वो सरहद पर तैनात अपने फौजियों को काबू में रखे और गैर कानूनी तौर पर LAC पार करने वाले फौजियों को फौरन वापस बुलाए। भारत ऐसा कोई कदम ना उठाए जिससे खित्ते में कशीदगी में इजाफा हो और सूरत हाल मजीद पेचीदगी इख्तियार करे। यानी दोनों ममालिक एक दूसरे पर जारहाना रवैये का इल्जाम लगाते रहे। इस वक्त लद्दाख की सरहद पर दोनों ममालिक की फौजें आमने सामने हैं। इस कशीदगी के बाद अब एक बार फिर भारतीय हुकूमत दबाव में आ गई है। मुसलसल तीसरा दिन है भारतीय हुकाम मुलाकातें कर रहे हैं और आइंदा की हिकमत अमली पर गौर हो रहा है। आज भारतीय हुकूमत ने PUBG गेम समेत 118 मजीद चीनी एप्लीकेशंस पर पाबंदी लगा दी है। इससे पहले भी जब 15 जून को झड़प में 20 भारतीय फौजी मारे गए थे तो भारतीय हुकूमत दबाव में आ गई थी, क्योंकि 45 साल तनाज़े में पहली बार सरहदी कशीदगी में भारतीय फौजियों की हलाकत हुई थी। और फिर अपोजिशन और मीडिया के दबाव पर चीनी मसनूआत के बायकॉट की मुहिम चलाई गई, जिसके बाद भारतीय हुकूमत ने टिकटॉक समेत 59 चीनी एप्लीकेशंस पर पाबंदी आयद कर दी थी और आज 118 चीनी एप्लीकेशंस पर पाबंदी के साथ भारत 224 चीनी ऐप्स को पर पाबंदी लगा चुका है। मगर माजी में भी चीन मुखालिफ मुहिम का फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि जून में भारत और चीन की झड़प के बाद भारत ने चीनी प्रोडक्ट्स के बॉयकॉट की एक मुहिम तो चलाई, उनकी ऐप्स पर भी पाबंदी लगाई, मगर चीन के साथ उनकी दरामदाद में इजाफा होता चला गया। भारतीय हुकूमत के अपने दादोशुमार के मुताबिक जुलाई में भारत में चीनी दरामदाद 5.6 अरब डॉलर तक बढ़ी। हालांकि अप्रैल और मई के महीने में चीनी दरामदाद में 3.2 अरब डॉलर की कमी आई थी, मगर फिर जून में बॉयकॉट मुहिम चलाई गई। फिर जून और जुलाई में भारत की चीन से दरामदाद बढ़ गई। जून के बाद अब एक बार फिर दोनों ममालिक आमने सामने हैं, एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां कर रहे हैं। भारतीय हुकूमत इस वक्त वाज़ेह तौर पर दबाव में नजर आ रही है, ज़ाहिरी इक़दाम ले रही है, लेकिन क्या ये इक़दाम उसके चीन पर इन्हिसार को कम करेंगे, ये सवाल अहम है। जहां एक तरफ इस वक्त भारत को सरहदी कशीदगी का सामना है, तो वहीं भारत में कोरोना वायरस भी काबू से बाहर हो रहा है। अमेरिका और ब्राज़ील के बाद भारत कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासर मुल्क है और भारत में इस वक्त तेज़ी से नए केसेस सामने आ रहे हैं। भारतीय वजारत सेहत के मुताबिक 30 अगस्त को भारत में एक दिन में 78,761 केसेस रिपोर्ट हुए, जो एक दिन में किसी भी मुल्क में रिपोर्ट होने वाले सबसे ज़्यादा केसेस हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर 70,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। भारत में अब तक कोरोना के 37,69,000 और 524 केसेस सामने आ चुके हैं। हलाकतों की तादाद 66,000 से तजावुज़ कर चुकी है। सिर्फ यही नहीं, इस वबा के दौरान भारत अपने मुल्क में अपने ही केसेस के रिकॉर्ड तोड़ता नजर आ रहा है। इब्तिदाई 110 दिन के अंदर भारत में 1 लाख कोरोना केसेस रिकॉर्ड हुए और सूरत हाल कंट्रोल में नजर आई और फिर 59 दिनों में एक्टिव केसेस की तादाद 10 लाख तक जा पहुंची। फिर सिर्फ 21 दिन के अंदर केसेस की तादाद 10 लाख से बढ़कर 20 लाख तक पहुंच गई और फिर हैरानकुन तौर पर सिर्फ 16 दिनों में केसेस की तादाद 20 लाख से 30 लाख तक जा पहुंची और फिर सिर्फ एक ही हफ्ते में ये केसेस 30 लाख से बढ़कर 35 लाख तक पहुंच गए। यानी 7 दिन में 5 लाख केसेस का इजाफा हुआ और अब भारत में मजमूई केसेस की तादाद 37 लाख हो गई है। कोरोना केसेस में इस वक्त इजाफा हो रहा है और उस वक्त इजाफा हो रहा है कि भारत के अस्पतालों में जगह तक कम पड़ गई है। जहां भारत को इस वक्त इस चैलेंज का सामना है, तो वहीं भारतीय मईशत भी बदतरीन बहरान का शिकार हो गई है। रवां साल के इब्तिदाई 3 महीने के एदादो शुमार के मुताबिक भारतीय मईशत 23.9% सुकड़ी है। सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में 3.4% की ग्रोथ हुई है, जबकि बाकी तमाम सेक्टर्स बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। भारत में ये 1996 के बाद सबसे बदतरीन मुआशी सूरत हाल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतीय मईशत कोरोना वायरस की वजह से मुतासिर हुई है। कोरोना वायरस भी एक वजह है, मगर भारतीय मईशत पहले ही बहरान का शिकार थी। गुज़िश्ता माली साल में भारतीय तरक्की की शरह 4.7% थी और बेरोजगारी की शरह 45 साल की बुलंद तरीन और बदतरीन सतह तक पहुंच गई थी और कोरोना वायरस की वबा ने इसकी मईशत को मजीद नुकसान पहुंचा दिया है। कोरोना वायरस के बाद दुनिया की किसी भी मईशत में एक क्वार्टर में
24% की गिरावट नहीं देखी गई। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि दुनिया भर की मईशतें बुरी तरह मुतासिर हुई, मगर भारत सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। भारतीय इंडस्ट्री कोरोना वबा के फैलने से पहले ही सुस्त रवि का शिकार थी। बेरोजगारी बढ़ रही थी, बरामदात में इजाफा भी नहीं हो रहा था, जीडीपी ग्रोथ तवक्का से पहले ही कम थी, मगर कोरोना वायरस ने मजीद तबाही मचा दी है और भारतीय मईशत एक तिमाही में 24% तक सुकड़ गई है। कोल, सीमेंट, स्टील, कारें, मोटरसाइकिलें सभी की सेल में रिकॉर्ड कमी देखी गई है। भारतीय शहरियों की कंजप्शन बुरी तरह से मुतासिर हो गई है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना पर रिकॉर्ड पैकेज दिया, मगर वो भी कंजप्शन बढ़ाने, मुआशी गिरावट रोकने में नाकाम रहा। यानी भारत इस वक्त एक ही वक्त में अंदरूनी और बैरूनी दोनों सतह पर मसाइल का शिकार है, जिससे निपटने के लिए उस पर अवाम, अपोजिशन और मीडिया यकसां दबाव डाल रहे हैं। और इस वक्त वज़ीर आज़म मोदी इन मसाइल से निपटने की बजाय ऐसे इक़दाम कर रहे हैं जिसकी वजह से मुसलसल तनकीद हो रही है कि वो अपने मसाइल से तवज्जो दूसरी तरफ हटाना चाहते हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जेल में कैद, सज़ा याफ्ता और अंडर ट्रायल ख़वातीन के लिए अहम ऐलान किया है। आज अपने ट्विटर पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि इंसानी हुकूक की वज़ारत, अटॉर्नी जनरल और बैरिस्टर अली ज़फ़र के साथ मुलाकात के बाद मैंने अंडर ट्रायल और सज़ा याफ्ता ख़वातीन कैदियों की रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर फौरी अमल दरामद करने को कहा है। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर वज़ीर आज़म की तरफ से ये एक बड़ा ऐलान है। लेकिन वज़ीर आज़म ने जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने की बात की है, वो फैसला रवां साल अप्रैल का है और उस फैसले का एक पस मंज़र है। रवां साल जब कोरोना वायरस तेज़ी से फैल रहा था और पाकिस्तान की मुख्तलिफ जेलों में जगह कम होने की वजह से और एहतियाती तदाबीर के पेश नज़र इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कुछ छोटे जराइम में मुलविस मुल्जिमान को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया और फिर 209 मुल्जिमान जमानत पर रिहा कर दिए। बाद में सिंध हाई कोर्ट की तरफ से भी इस किस्म का फैसला आया। 519 कैदी जमानत पर रिहा हुए। कैदियों की इस तरह रिहाई को बाद में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुनाते हुए कैदियों की रिहाई को कलअदम करार दिया। इन कैदियों की दोबारा गिरफ्तारी के अहकाम जारी हुए। लेकिन अहम बात यह है कि अटॉर्नी जनरल की तरफ से दी गई तजावीज़ को मंजूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मखसूस कैदियों को अपने इस फैसले से मुस्तस्ना करार दिया। अटॉर्नी जनरल की दी गई तजावीज़ के मुताबिक जिन मुल्जिमान को 3 साल से कम की सज़ा हुई उन्हें ज़मानत की इजाज़त देनी चाहिए, बशर्ते के वो मुल्जिमान ख़वातीन या बच्चों के साथ बदसलूकी में मुलविस ना हो। और ये फ़ायदा सबसे पहले जहनी और जिस्मानी बीमारियों में मुब्तला कैदियों को दिया जाए। अटॉर्नी जनरल ने तजवीज़ भी दी थी कि ज़मानत का ये फ़ायदा उन अंडर ट्रायल मुल्जिमान को भी दिया जाए जिनकी उम्र 55 साल या उससे ज़्यादा है। चौथी तजवीज़ ये थी कि ज़मानत का ये फ़ायदा तमाम अंडर ट्रायल ख़वातीन कैदियों और बच्चों को भी दिया जाए और वो ख़वातीन कैदी और बच्चे जिन्होंने अपनी सज़ा का 75% मुकम्मल कर लिया है उन्हें इस खुसूसी ज़मानत का फ़ायदा मिलना चाहिए। साथ ही वो मुल्जिमान जिनके कैद में रहने की मुद्दत में 6 माह या उससे कम मुद्दत रह गई है उन्हें भी ज़मानत मिलनी चाहिए। ये अटॉर्नी जनरल की तजावीज़ थी जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया, लेकिन हुकूमत इन तजावीज़ में से फ़िलहाल एक पर अमल करने जा रही है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।